Okay, yes, welcome student. Today we are going to start our chapter number 2. अपन आज सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और उसका पार्ट नंबर 2. इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम प्रैक्टिकल्स. आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं और फॉर्मेटिंग भी हो सकती है, तो जस्ट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को. ओके सबसे पहले अपन पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसके कितने टाइप की होती है फिनेंशियल स्टेटमेंट हमारी. ठीक है, तो वी कैन से कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑफ 4 टाइप. वन इज़ एक्सटर्नल, नेक्स्ट इज़ इंटरनल, देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ओके, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. हमने ये पढ़ा था दैट एनालिसिस इज रिलेटेड विद असर्टेनिंग या गेटिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, एनालिसिस का ऐसे रिलेटेड होता है, इट इज़ रिलेटेड टू गेटिंग सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट या फिर स्टडी अबाउट अ स्पेसिफिक डेटा, है ना. तो सेम वे में इस डेटा को स्टडी करने के लिए कितने मेथड्स अवेलेबल या कितने टाइप्स अवेलेबल है, तो देयर वुड बी 4 टाइप्स. ठीक है, वन इज़ एक्सटर्नल, नेक्स्ट इज़ इंटरनल, third one is vertical and fourth one is horizontal. So okay, let's start with external financial statement analysis. ठीक है, external, what do you mean by external? external होता क्या है, तो external means a condition where you won't have any कंट्रोल ओवर एनीथिंग. ठीक है, एक्सटर्नल मतलब क्या, जब आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता. व्हेन यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इट वुड बी नोन एज एक्सटर्नल, बट व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ थिंग वुड बी नोन एज इंटरनल. ठीक है, जैसे हम आपके घर की बात करें तो आप उस घर का पार्ट हो ना, तो यू आर इंटरनल मेंबर. ठीक है, अगर आप नीबर की बात करते हो तो यू आर नॉट इंटरनल मेंबर, आप एक्सटर्नल मेंबर बन जाते हो. तो सेम वे में फिनेंशियल स्टेटमेंट के केस में भी यही होता है. पहले अपन इंटरनल देख लेते हैं, ईजिली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इंटरनल फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनालिसिस व्हेन इट इज़ टू बी डन बाय मैनेजमेंट या फिर और सम टाइप ऑफ मेंबर्स हु आर अ पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. जो भी मेंबर फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट को, उनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल मेंबर्स. एंड व्हेन एनालिसिस वुड बी डन बाय देम ओनली, इट वुड बी नोन एज एनालिसिस ऑफ इंटरनल फिनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, एनालिसिस करा हमने इंटरनल फिनेंशियल स्टेटमेंट के वे में. ओके, आई होप समझ में आया होगा. बेसिकली क्या पढ़ा हमने, दैट इंटरनल मेंबर्स हु आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट, देयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, देयर P&L अकाउंट और वॉट एवर टाइप ऑफ अकाउंट. ठीक है, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर एनालिसिस. ठीक है, वही उस फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं, तो इट वुड बी नोन एज इंटरनल फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. नेक्स्ट इज external financial statement analysis means when our analysis would be done by the person who are not play a part in formation of financial statement. जब कोई इंसान जिसने हमारी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L नहीं बनाया, उसके अलावा कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ठीक है, जस्ट लाइक आप सोचो, हमने कल भी पढ़ा था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वुड प्रोवाइड अस दी बेनिफिट ऑन टेकिंग लोन्स, है ना. लोन लेने में हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हमको हेल्प करता है. तो सेम वे में व्हेन वी आर गोइंग टू परचेज या गोइंग टू बाय अ लोन, ठीक है, देन वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अवर फिनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सटर्नल पार्टीज. ओके, and then they would analyze our financial positions or financial strength, तो it would be known as external analysis of financial statement. आई होप समझ में आ गया होगा आपको एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है. नेक्स्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज है, जैसे अभी होता है ना, बैंक में घोटाला हो गया था, PNB के अंदर बहुत बड़ा स्कैम हो गया था. तो उस केस के अंदर बैंक ने क्या करा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी सारी किसके पास चली गई, CBI के पास, CAG के पास चली गई, एंड दे वर जस्ट गोइंग थ्रू इट, और वो उसके थ्रू क्या कर रहे थे, उसको स्टडी कर रहे थे. तो इट वुड बी नोन एज एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ओके, तो यू नो कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है. ठीक है, सेम वे में. तो अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर क्या कंडीशंस बनती है. तो हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है, इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस व्हेन वी आर कंपेयरिंग आवर डेटा विथ अनदर ईयर. ठीक है, हमारी कंपनी के एक ईयर के डेटा को हम जब हमारी कंपनी के डेटा को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे के अंदर क्या करते हैं,
कंपेयर करते हैं विथ अनदर कंपनी, तो इट वुड बी नोन एज हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। स्टूडेंट वी कैन ऑल्सो से कि हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है, इन दिस वी आर जस्ट मेकिंग आवर कंपेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारी कंपेरेटिव स्टेटमेंट मीन्स बनाते हैं। मतलब एज आई टोल्ड यू कि एक ईयर के डेटा को हम कैसे कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट ईयर के डेटा को। ठीक है, वेन एवर वी आर कंपेयरिंग आवर 1 ईयर डेटा विथ अनादर ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर, तो इट वुड बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे 2019 की, है ना, मैंने बात की 2019 की, तो 2019 का जो डेटा है मैं उसको कंपेयर कैसे कर रही हूँ 2020 से, कैसे कंपेयर कर रही हूँ, आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट विथ 2020, तो इट वुड बी नोन एज हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मीन्स वी आर जस्ट कंपेयरिंग 1 ईयर्स डेटा विथ अनादर ईयर। हम इसको 18 से भी कंपेयर कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इन वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम क्या करते हैं, अपने रेशियो एनालिसिस पढ़ रखा है ना, ओके, तो उसके अंदर यही होता था, क्या होता था, हम सेल लिखते थे, फिर उसको क्या करते थे, COGS से कंपेयर कर देते, फिर हम वर्किंग कैपिटल लिखते थे, उसको भी अपन कैसे कंपेयर करते थे, सेल से। मीन्स वी आर जस्ट कंपेयरिंग 1 ईयर डेटा, हम एक ही ईयर के डेटा को क्या करते थे, कंपेयर करते थे, तो इट वुड बी नोन एज वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है, ठीक है, वर्टिकल मीन्स पैरेलल टाइप लाइन होती है, ठीक है, जो सीक्वेंस में वर्क करती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर अपन इस तरीके से लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में वी आर कंपेयरिंग 1 ईयर डेटा विथ नेक्स्ट ईयर, एंड इन वर्टिकल वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वी आर कंपेयरिंग एन ईयर डेटा, एक ही ईयर के डेटा को कंपेयर करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टूल्स, मेथड या डिवाइसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। स्टूडेंट टूल्स क्या होते हैं, जैसे टीचर की टूल्स होते हैं, है ना, चौक होती है, डस्टर होता है, बुक होती है, रूलर होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सेम वे में जब हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो उसमें भी हमें क्या लगते हैं, बहुत सारे टूल्स लगते हैं। तो वन ऑफ देम इज़ कंपेरेटिव स्टेटमेंट, जैसा अभी मैंने बात की थी कि वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर 1 ईयर डेटा विथ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है, कंपैरेटिव। जैसे आपको भी पता होगा कि आपके पेरेंट्स आपके रिजल्ट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। वो फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर के साथ भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के साथ भी कर सकते हैं। तो वन इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं हमारी कंपनी के 1 ईयर के डेटा को नेक्स्ट ईयर से। नेक्स्ट होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट मतलब हम एक कॉमन फिगर से कंपेयर करते हैं, पर कैसे करते हैं, कॉमन फिगर। जिस रेज्यूम आपके फ्रेंड्स होंगे, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं उसके तो अच्छे मार्क्स आए, इस बार तुम्हारे मार्क्स क्यों कम आए। या फिर क्लास में टीचर क्या करता है, जो टॉप करता है स्टूडेंट, उससे सबको कॉमन फिगर से क्या करता है, डिसाइड करता है कि अच्छा ये बच्चे 90% लेके आए, तो नेक्स्ट स्टूडेंट को भी क्या करना चाहिए, उतने एफर्ट्स डालने चाहिए। या फिर हमारी फैमिली में भी हमारे पेरेंट्स भी यही करते हैं ना। तो कॉमन साइज में हम एक कॉमन फिगर से कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, कॉमन फिगर से। नेक्स्ट इज़ दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। जैसा कैश अकाउंट होता है ना, वैसी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इट इज़ वन ऑफ द टूल जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। नेक्स्ट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट भी सेम होती है जस्ट लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट विच प्रोवाइड यू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। मीन्स हाउ मच फंड हैड बीन रेज्ड बाय यू एंड हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय यू, दोनों की इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट अपन इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स कॉमन साइज स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल्स अपन इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये सब प्रैक्टिकल्स हैं, ओके, और ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये भी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे ठीक है। तो ये जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब प्रैक्टिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। अभी अपन सिर्फ इनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिफ्थ जो टूल है वो ये है रेशियो एनालिसिस। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, दैट आपने क्या करा, दो डेटा को कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो इट वुड बी नोन एज रेशियो एनालिसिस, यू स्टडीड अबाउट इट इज़ अ स्पेसिफिक चैप्टर ना। नेक्स्ट ट्रेंड एनालिसिस मीन्स एक डिवाइस ये भी होता है कि वे कैन ईजिली एनालाइज आर ट्रेंड। हमारा जो भी बिजनेस का ट्रेंड होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा टूल है। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो यू नो दैट ब्रेक इवन क्या होता है,
ब्रेक इवन एनालिसिस मीन्स टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच यू आर गेटिंग द नॉलेज दैट हाउ मच स्पेंड बाय यू एंड हाउ मच अर्न बाय यू, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है। अच्छा, हम 1 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटे के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज बनाते हैं, हम पास हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब हम ज़्यादा एफर्ट भी नहीं कर रहे, कम एफर्ट भी नहीं कर रहे ना। तो सेम वे में फॉर सर्वाइवल ऑफ कंपनी देयर वुड बी द ब्रेक इवन एनालिसिस, मीन्स कंपनी को इतना प्रॉफिट तो अर्न करना ही पड़ेगा। इस टाइप की कंडीशंस जब हम लर्न करते, ये जो 6 पॉइंट थे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स थे जिन पे मैंने टिक किया है येलो कलर से, ये सारे प्रैक्टिकल से, और ये जो 2 हैं ये थ्योरी पॉइंट्स है। ओके, तो इन दोनों चैप्टर्स को अपन थ्योरी की फॉर्म में पढ़ेंगे। ये चैप्टर्स नहीं, एक्चुअली ये जस्ट पार्ट है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हमारा प्रैक्टिकल। स्टूडेंट, अब अपन पढ़ रहे हैं हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था उसका जो है फॉर्मेट है, ठीक है। तो फटाफट से हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव मीन्स आई हैव टोल्ड यू कि एक ईयर के डेटा को क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव। और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। देखो ये वर्क कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ के डेटा को यहाँ से कंपेयर किया, तो इसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट इज जस्ट लाइक दी फर्स्ट कॉलम वुड बी रिलेटेड टू पर्टिकुलर, नेक्स्ट करंट ईयर फिगर, फिर इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर फिगर, देन देयर वुड बी एब्सोल्यूट चेंज एंड नेक्स्ट वुड बी परसेंटेज चेंज। आपको इसका फॉर्मूला दिख जाएगा, पर्टिकुलर ए कॉलम, करंट ईयर फिगर बी कॉलम, प्रीवियस ईयर फिगर सी कॉलम, एब्सोल्यूट चेंज मीन्स हाउ मच हैड बीन इंक्रीज बाय यू और डिक्रीज बाय यू। मतलब आप इसको प्रीवियस और करंट ईयर को कंपेयर करो, डिफरेंस निकालो, तो आपको एब्सोल्यूट चेंज दिख जाएगा। नेक्स्ट परसेंटेज चेंज, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ई इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 100/b। मतलब कि जो भी आपका यहाँ पे चेंज आया है उसको आप कैसे डिवाइड कर दोगे, करंट ईयर फिगर से, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। आई थिंक ये हो गया। अब अपन आगे देखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट जो होगा हर जो भी कंटेंट पढ़ेंगे हम उसका फॉर्मेट इसी टाइप से बनाना है आपको। 1 इज सेल्स प्लस अदर इनकम। देखो कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, तो सबसे मेन सोर्स क्या होता है, सेल। उसके अलावा वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे लिए अर्निंग का, इट वुड बी अवर सेल्स। तो फर्स्ट इज सेल्स। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो होता है अदर इनकम। व्हेन वी आर जस्ट एडिंग सेल्स एंड अदर इनकम वी आर जस्ट गेटिंग टोटल इनकम। पहले आप ये फॉर्मेट जो है ना, ये पूरा के पूरा फॉर्मेट देख लीजिएगा, ठीक है, फिर मैं फिगर्स बता दूंगी। देन वी आर गेटिंग जस्ट टोटल इनकम मीन्स समेशन ऑफ 1 and 2। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। हमको एक्सपेंसेस लिखने हैं इन विच वी हैव टू राइट COGS, मतलब कितने रुपए का गुड्स बेचा है अपन ने, कॉस्ट। फिर उसके अलावा वेजेस, ये वेजेस एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वेजेस बाय द वे उसमें इंक्लूडेड होते हैं, आप इसे अदर एक्सपेंसेस ट्रीट कर सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वेजेस नहीं है, ये एक्चुअली अदर एक्सपेंसेस है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टोटल इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, फिर हम माइनस करते हैं टैक्स, देन वी आर गेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो चीज़ें दे रखी है ना, जैसे 1 + 2, यहाँ पे 3 - 4, तो ये चीज़ें ऊपर से आई है। अपन ये एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं। जस्ट अज्यूम कंपनी का फिगर ये आपको क्वेश्चन में देख के रखेंगे, ये मतलब बी ब्लॉक और सी ब्लॉक में जो आपको फिल करना है ना वो क्वेश्चन में देख के रखेंगे। जस्ट अज्यूम कंपनी का जो है सेल्स है वो कितने रुपए की है, 1 लाख रुपीज़ की है। कब, करंट ईयर में। इस साल कंपनी ने सेल की 1 लाख रुपीज़ की। अब प्रीवियस ईयर कितनी करी थी, 50,000 की। जल्दी बताओ इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़, ऑब्वियसली इंक्रीज़ हुआ। कितने रुपए से इंक्रीज़ हुआ, 50,000। तो हमने लिख दिया चेंज वॉज ऑफ 50,000। समझ गए, ये जो थर्ड ब्लॉक में आ रहा है 50,000, ये कैसे आया, 1 लाख में से 50,000 माइनस कर दिया। अगर फिगर माइनस में आता है तो इसको माइनस में लिख देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर टोटल अदर इनकम हमारे पास थी नहीं तो हमने लिखी नहीं, अगर होती तो अपन लिख देते। नेक्स्ट है टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या हुई, तो टोटल इनकम अभी अपन ने जब अदर इनकम लिखी नहीं है तो हमारे पास टोटल इनकम भी कितनी हो जाएगी, 1 लाख की 1 लाख एज इट इज़। 1 लाख थी, सॉरी 1 लाख करंट ईयर में है, प्रीवियस ईयर में 50,000 थी, तो टोटल हमारी एब्सोल्यूट चेंज कितने से हो गया, 50,000 से। आई होप समझ में आ गया होगा। 1 लाख माइनस 50,000, यहाँ पे फॉर्मूला दे ही रखा है। अब अपन बात करते हैं आगे। तो एक्सपेंसेस में फर्स्ट वॉज COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, 60,000 इस ईयर में, और प्रीवियस ईयर हमारा COGS कितना था, 37,500। मतलब इस बार हमारा क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। तो 60,000 माइनस 37,500 वुड अल्टीमेटली गिव यू 22,500, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं
अदर एक्सपेंसेस के बारे में, तो अदर एक्सपेंसेस जो है हमारे पास थे वो कितने रुपए के थे, 6000। अदर एक्सपेंसेस जो है हमारे पास वो कितने रुपए के थे, 6000 रुपीज़ के थे, ठीक है, 2018 में या करंट ईयर में। और प्रीवियस ईयर के अंदर वो हमारे पास हो गए कितने, 2500, ठीक है। पहले थे हमारे पास कितने, 6000, फिर हुए 2500, तो 6000 में से 2500 डिडक्ट किया तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 3500, ओके। अब अपन पढ़ते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कैसे आता है, तो ये जो भी टोटल अर्निंग होती है, आप ही सोचो टोटल अर्निंग है हमारी, टोटल अर्निंग कितनी है, 1 लाख रुपीज़ करंट ईयर में। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 60,000 का खर्चा प्लस 6,000, मतलब अल्टीमेटली अपन ने स्पेंड कितना करा, 66,000। तो 1 लाख में से इन दोनों का टोटल अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो इन दोनों का टोटल आया है ना ये, तो अल्टीमेटली वी आर जस्ट गेटिंग 34,000। हमको क्या मिल जाएगा, 34,000। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। जैसे अब यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर में तो टोटल हमारे पास इनकम कितनी हुई, 50,000, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करा, 37,500 प्लस 2,500, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास हो गया कितना, 40,000। तो 50,000 माइनस 40,000 वुड गिव यू 10,000। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो करंट ईयर में 34,000 का प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर 10,000 का था, मतलब इंक्रीज़ कितने से हुआ, 24,000। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हो गया, अब अपन देखते हैं टैक्स। तो स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिए, टैक्स का रेट जो है वो क्वेश्चन में देख के रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 70% हमको 50% हमको टैक्स देना है, तो जो भी अर्निंग होती है ना उसी का परसेंटेज निकालते हैं। अगर 50% बोला है तो हम 34,000 हमारी अर्निंग थी, उसका 50% कितना हुआ, 17,000, ठीक है। और सेम वे में प्रीवियस ईयर में कितना हुआ था, 10,000 की अर्निंग थी, उसका 50% कितना, 5,000। फिर 20 तो देख लेते हैं कितना इंक्रीज़ हुआ, 17,000 माइनस 5,000 वुड अल्टीमेटली गिव यू 12,000। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है, तो ये जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आपको यहाँ फॉर्मूला भी दिख रहा होगा कि V माइनस वी आई, मतलब 5 माइनस 6। तो 34,000 माइनस, हमने 34,000 अर्निंग करी, 17,000 गवर्नमेंट को दे दी, तो अल्टीमेटली बच गया कितना, 17,000। सेम वे में 10,000 की अर्निंग करी, 5,000 गवर्नमेंट को दिया, बचा कितना, 5,000। अब देखो इंक्रीमेंट कितने से हुआ, इस बार 17,000 अर्न किया, पिछली बार 5,000 ही किया था, तो इंक्रीमेंट कितने से हो गया, 12,000। ये एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। अब परसेंटेज देखते हैं, तो द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंजेस कि डी अपॉन में बी, एक याद रखना, ठीक है। डी मतलब क्या, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख वुड गिव यू 50%, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे भी यही 50,000, मैं इसको रब कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। ओके, तो अब अपन देख लेते हैं फटाफट से कि आगे अपन को कैसे करना है। तो अब अपन परसेंटेज चेंज जो देख रहे हैं ना वो अपन समझते हैं। तो परसेंटेज चेंज में आपका फॉर्मूला सिंपल है, इज इक्वल्स टू डी अपॉन में बी, मतलब डी मतलब जो भी यहाँ का जो फिगर होगा डी कॉलम का, उसको आप डिवाइड कैसे करोगे, बी वाले कॉलम से डिवाइड कर दोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। मतलब कि आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे क्या कॉलम है, 50,000, उसको डिवाइड आपने कैसे कर दिया, 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है। 50,000 को कैसे डिवाइड कर दिया आपने, 1 लाख रुपीज़ से, और मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, 100 से। सेम वे में आगे भी यही है, यहाँ पे 50,000 है, इसको आपने डिवाइड कैसे कर दिया वापस से, 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है। फिर उसके बाद COGS में भी सेम चीज़ है, तो आपको पता पड़ेगा कि 22,500 जो है उसको डिवाइड करा हमने कैसे, ये रहा 22,500 would be divided by ₹60,000, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द परसेंटेज बाय 37.5। सेम वे में आगे 3,500 जो भी फिगर आएगा उसको डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं, अपॉन में 6,000, तो मल्टीप्लाई बाय 100 वुड गिव यू 58.3। इट मीन्स ये हमको ये जो परसेंटेज वाला फिगर है स्टूडेंट, ये हमको ये बताता है दैट कितने परसेंट से आपने इंक्रीज़ करा है आपके बिजनेस को या कितने परसेंट से डिक्रीज़ हुआ। आंसर प्लस में इट मीन्स यू हैव इंक्रीज्ड, और अगर आंसर माइनस